नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। फरीदाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस की साइबर क्राइम सेल को 24 मार्च को एक शिकायत मिली थी, जिसमें 13.5 लाख रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया था। पुलिस ने शिकायत पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। वहीं जांच के दौरान साइबर क्राइम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को सीएनजी पंप दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, फोन और करीब 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस को अंदेशा है कि अभी इनका एक और साथी फरार है, जिसको पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। साथ ही इन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। बहरहाल आए दिन इस तरह की ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये ठग हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में केवल जागरूक रहकर ही इस तरह की ठगी से बचा जा सकता है। और आज इसी पर हम एक चर्चा करेंगे, आखिर कैसे ये लोग, ये शातिर ठग लोगों को फंसाने का काम करते हैं, लेकिन बचे कैसे, अवेयर हम रहें कैसे। इसमें हमारे पास 24 मार्च को शिकायत आई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के पिता के साथ फ्रॉड कमिट हुआ था, जिसमें उसने सीएनजी पंप लगाने के नाम पे वेबसाइट एक्सेस करी थी। वो वेबसाइट अदानी टोटल गैस लिमिटेड के नाम से वेबसाइट थी, जिसमें उन्होंने पंप लगाने के लिए करीब 13.5 लाख रुपए फ्रॉड करने वालों को दिए। तो इस फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन घटित हुआ, जिसमें जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि इसमें 4 आरोपी इन्वॉल्व हैं और एक वेबसाइट डेवलप करने वाला, जिसने ओरिजिनल कंपनी की लेटर हेड पे और पूरी वेबसाइट डिजाइन करी, और बाकी ऑपरेटर से जो कि ऐसे जो विक्टिम्स हैं उनको बातचीत में एंगेज करके ड्यूप किया करते थे। और करीब कई लाखों में ये ट्रांजैक्शन चलते थे। करीब इनका जब हमने बैंक स्टेटमेंट देखा तो 70 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन इसमें मिले। और ये धीरे धीरे विक्टिम को एंगेज किया करते थे। कभी प्रोसेसिंग फी के नाम पे पैसे मांगते थे, कभी एप्लीकेशन फी के नाम पे, कभी कोई मशीन प्रोवाइड कराने के नाम पे, कभी गवर्नमेंट के किसी ठेकेदारी के नाम पे। तो इस तरीके से जब तक वो विक्टिम को आभास नहीं होता था कि उसके हाथ में फ्रॉड हो रहा है, तब तक वो पैसे लगातार ले लिया करते थे। तो इस टाइप का हमारे पास ये काफ़ी नए टाइप का फ्रॉड सामने आया है। तो 21वीं सदी का भारत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का भारत है। ये बदलता हुआ भारत है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर टेक्नोलॉजी के, इस तकनीक के अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। लेकिन इसके नुकसान इस तरह के लोगों को पहुंचाने के लिए करते हैं ताकि खुद का फायदा हो सके। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जहां पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तो वहीं जो लोग अब नए नए तरीके अपराध करने के निकाल रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, हमें अवेयर रहने की आवश्यकता भी है। चलिए, फिलहाल हम किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से सावधान रहें, यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये हमारा खास कार्यक्रम है, जिसके जरिए न केवल हम आप तक खबर पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, बल्कि आपको अवेयर करने के, जागरूक रहने के तरीके भी आपको बताते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू जी। मुकेश जी, 21वीं सदी का ये भारत है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का, लेकिन कहा जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी के अगर फायदे हैं तो भाई नुकसान भी साथ साथ इसका चलता है। और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो दिमाग लगाते हैं कि अपना फायदा हो सके, अपने लालच के चक्कर में खुद का फायदा हो सके और दूसरों का नुकसान हो सके। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहां पर हम अवेयर कैसे रहें, बचें कैसे? चूंकि अलग अलग हम इसी मामले को लेकर देखें तो वेबसाइट डिजाइन की गई, लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया, उनको लगा कि एकदम सटीक जानकारी होगी, लेकिन वेबसाइट भी गलत और जो अपराध कर रहे थे वो भी गलत। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे रिसेंटली अभी ट्रैवल काफी लोग कर रहे हैं, छुट्टियों का टाइम है और ट्रैवलिंग होती है। ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या होता है कि हर कोई सर्च करना चाहता है वेबसाइट्स जो सस्ते पैकेजेस थे। जब सस्ते पैकेजेस हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, या किसी ने सर्च किया कि मनाली हॉलीडे ट्रिप चीप पैकेजेस, तो गूगल पे बहुत सारी फेक वेबसाइट्स रिफ्लेक्ट करती हैं जो पीपीसी को यूज करती है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, मतलब गूगल को पे करते हैं हर क्लिक पे, और वो वेबसाइट ऐड के रूप में सबसे ऊपर शो होती है। तो जो आप गूगल में वर्ड सर्च करते हो, उस वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के बेस पे ही आपको वेबसाइट रिफ्लेक्ट होती है। वहाँ पे रियल वेबसाइट भी हो सकती है, फेक वेबसाइट भी हो सकती है।
और कुछ लोग उन वेबसाइट्स को यूज़ करके पैकेजेस, हॉलीडे पैकेजेस बुक कर लेते हैं। पैकेजेस बुक करने के बाद में जब होटल में स्टे करके चेकआउट कर रहे होते हैं, तब पता चलता है कि पूरा पेमेंट वहाँ पे करना होगा। जो हॉलीडे पैकेज आपने ऑनलाइन बुक किया था या पेमेंट किया था, वो फेक था और फ्रॉडस्टर्स को आपने पेमेंट कर दिया। जी मुकेश जी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है ना, चाहे वेबसाइट की बात हो या फिर हम देखते हैं कि पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए, अलग अलग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के जरिए इस तरह के साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो कमी कहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं? कमी बहुत सारे एरियाज में है। अगर हम कमी की बात करें तो क्योंकि सबसे पहले तो अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। एक तो अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एडवांस में आप पेमेंट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको आप जानते नहीं हैं, जिससे आप पहले फैमिलियर नहीं हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरा, जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं किसी लिंक के थ्रू या QR कोड के थ्रू, तो जो भी हम वॉलेट यूज़ करते हैं या पेमेंट के मेथड्स यूज़ करते हैं, उस मेथड्स को हमें समझना जरूरी है कि उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, उन सिक्योरिटी फीचर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाए। दूसरा, जो पुलिस डिपार्टमेंट से वहाँ पे अगर टाइमली रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, cybercrime.gov.in। अब अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो वहाँ पे टाइमली रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेट हो जाते हैं, या कहाँ रिपोर्ट करना है रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर उस वेबसाइट पे टाइमली रिपोर्ट कर दिया जाता है तो उस पेमेंट को आगे ब्लॉक कर दिया जाता है, और वो ब्लॉक करने के बाद में एक सिस्टमेटिक लीगल वे से, लीगल चैनल के थ्रू उस विक्टिम को वापस से अपना पैसा मिल जाता है। तो हर लेवल पे अवेयरनेस की कमी है। अगर फ्रॉड हो जाए तो भी अगर अवेयर वो पर्सन है तो उसको अपना पैसा वापस मिल सकता है, और अगर अवेयर है तो पैसा उसका बच सकता है। तो अवेयरनेस मैं मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है। जी मुकेश जी, एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये रखना चाहूँगा कि हम देख पाते हैं कि ये जो अपराधी होते हैं, जो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, इनके पास लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड ये मुहैया करवाते हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर शुरुआत से ही अगर इनकी जड़ों को कमज़ोर कर दिया जाए, अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन हो जाए, सत्यापित कर लिया जाए कि ये जो सिम है सही हाथों में है, तो वहीं पर ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। नूह का इलाका है, मेवात का इलाका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था इसी का, जो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो वहाँ पर ये देखा गया कि उन लोगों के पास 20,000 सिम जो इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे, इतने सारे मोबाइल उनके साथ पकड़े गए, बरामद किए गए, लैपटॉप उनके पास थे, इंटरनेट उनके पास था। तो शुरुआत में हम जड़ों पे ही उन पे वार करें, प्रहार करें, तो ये चीज़ शुरुआत में ही खत्म की जा सकती है, आगे प्रोसेस ये बढ़ ही नहीं सकता। नहीं, एक्चुअली ये कोई ये अवेलेबल जो रिसोर्सेज उनको अवेलेबल होते हैं वो कोई और अवेलेबल नहीं करवा रहा होता, ये खुद ही परचेज करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन परचेज करना, लैपटॉप परचेज करना कोई छोटी बात है, कोई भी यूज़ कर सकता है, परचेज कर सकता है, क्योंकि एक एक दिन में उनको जो प्रॉफिट होता है, जो व्यक्ति एक दिन की तनख्वाह ले रहा था 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, वो एक महीने में जिसको 10-15 हज़ार रुपये मिल रहे थे, वो दिन में 15 से 20,000 रुपये कमाना शुरू कर देता है। तो उसके पास में जब इतना पैसा आता है तो वो अपनी टीम बनाता है जी। वो सोचता है कि मैं अगर अकेला कमाऊंगा तो कब तक कमाऊंगा। फिर वो 5 लोगों को ट्रेन करता है और अपने अंडर 5 लोग रखता है, और वही 5 लोग आगे 50 लोगों को ट्रेन करके 100 लोगों की टीम हो जाती है। फिर वो बड़े लेवल पे क्राइम करने लगते हैं। तो अब उनको लैपटॉप भी चाहिए, अच्छे मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, और एक एक व्यक्ति के पास में 10-10 मोबाइल फ़ोन चाहिए, और 100-100, 50-50 सिमें चाहिए। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे नेटवर्क बड़ा हो जाता है। और जैसे कि क्या होता है कि छोटे एरियाज़ में, गाँव में, या जो भी रूरल एरियाज़ होंगे, वहाँ पे अगर किसी का मकान है, वो पहले कच्चा मकान था, अब पक्का हो गया, या किसी का 2 मंजिल से 3 मंजिल मकान बन गया, तो बाकी लोगों को ये ग्रोथ और ये प्रोग्रेस दिखती है। तो बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं कि क्यों ना हम हमारे काम छोड़ के हम भी यही वाला काम करें, साइबर फ्रॉड वाला, जिसके अंदर कमाई और पैसा ज़्यादा है जी। अगर हम एक कानून के तौर पर देखें, एक कानून के तहत देखें, तो आपको लग रहा है कि इस तरह का कोई सख्त कानून है जो इस साइबर क्राइम को रोक पा रहा है, या फिर सख्त कानून नहीं है हमारे देश में, जिसकी वजह से ये साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है? लोगों के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है, भय पैदा करने की आवश्यकता है जो इस तरह का साइबर क्राइम करते हैं। डेफिनेटली इनको IT एक्ट से, क्योंकि IT एक्ट में अभी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट होने की रिक्वायरमेंट है। IT एक्ट में यही एक मेजर कमी है कि ज़्यादातर जो सेक्शन है वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन से आसानी से इन्हें बेल मिल जाती है।
अब पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती है, जेल जाने का डर ही नहीं होता। इस वजह से अपराध करने में इनको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर पुलिस स्टेशन ने हमें पकड़ भी लिया, किसी थाने ने किसी केस में पकड़ लिया, तो थाने लेवल पे बेल करवा लेंगे और केस तो चलता रहेगा। तो स्ट्रिक्ट सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर पनिशमेंट सीवियर हो और पेनल्टीज जो हैं वो भी ज़्यादा हो जी। अगर वो हो जाएगा, नया अमेंडमेंट आ जाता है इंडियन आईटी एक्ट के अंदर, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होगा कि इनमें अपराधियों में डर बनेगा थोड़ा। जी। अब मैं एक और पॉइंट आपसे ये पूछूंगा, ये आखिरी सवाल है। आपको लग रहा है कि प्रशासन उस तरह से अपना सिस्टम डेवलप कर पाया है कि कानून के जो हाथ हैं वो इन साइबर क्राइम तक जल्द ही पहुंच पाए, प्रोसेस ज़्यादा लंबा ना हो, चाहे वो न्याय की बात हो या फिर इन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी साइबर क्राइम होता है। अभी हाल ही की मैं आपको घटना का जिक्र करूं, एक बुजुर्ग के साथ 80,000 से ज़्यादा की ठगी हुई है, साइबर क्राइम का फ्रॉड हुआ है। चाहे बुजुर्गों की बात हो या फिर बच्चों की बात हो, वो लगातार फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लिंक्स पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस के तहत आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे और बुजुर्ग कैसे अवेयर रहें? देखिए, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं आपके, जो आप प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो, क्योंकि मेरे खुद के लेक्चर्स होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए, तो पिछले कुछ सालों में साइबर पे जो ट्रेनिंग्स हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे या फॉरेंसिक्स पे, ये ट्रेनिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इसके ऊपर ध्यान दिया है कि नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है और इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं पूरे इंडिया भर में। तो वो बात तो अच्छी है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अपनी तरफ से स्टेप्स लिए हैं। सेंट्रल काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर साइबर सेल्स बन गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बन गए हैं। बट इसको अच्छे से एग्जीक्यूट होने में आई थिंक अभी बहुत साल और लग जाएंगे, क्योंकि एक ऑफिसर का जिसका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होता है, ट्रेनिंग उसको मिलती है, वो 6 महीने के बाद में पता चलता है कि उनका ट्रांसफर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हो गया, वो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं जिनको साइबर क्राइम की ट्रेनिंग मिली थी। तो ये जो ट्रांसफर सिस्टम अभी भी है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जो डेडिकेटेड पुलिस फोर्स है, वो डेडिकेटेड फोर्स होने की एक कमी अभी भी है डिपार्टमेंट में, कि साइबर के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स होनी जरूरी है, डेडिकेटेड टीम और प्राइवेट एक्सपर्ट्स के कॉम्बिनेशन से अगर ये चले तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे अडल्ट, मतलब बेसिकली सीनियर सिटीजन्स और चिल्ड्रन के लिए, तो चिल्ड्रन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको मैंडेटरी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। कुछ अमेंडमेंट्स हैं कि स्कूल्स में क्लब्स होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, बट मैंडेटरी सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट होना हर क्लास में, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी पे, साइबर क्राइम पे, साइबर लॉज पे होना जरूरी है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि ये जो वो मजाक कर रहे हैं या मस्ती में कुछ कर रहे हैं वो एक क्राइम भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज कर देते हैं जिसके अंदर क्राइम हो रहा होता है, बच्चा अनविलिंगली क्राइम कमिट कर देता है या फिर उसके साथ में अनविलिंगली कोई क्राइम हो जाता है। तो वो ये बातें शेयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपने फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते हैं जी। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके साथ अगर कोई क्राइम हो रहा है या कोई उनको सोशल मीडिया पे हरास कर रहा है, तो अगर वो फैमिली मेंबर्स को बताएंगे तो घर वाले फिर उनको डांट लगाते हैं कि आप सोशल मीडिया पे अकाउंट ही क्यों क्रिएट किया है। तो उनका हरासमेंट भी होता है और वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। तो ये दोनों साइड से उनको प्रॉब्लम है, जिसका इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पे और स्टडीज पे आता है जी। सीनियर सिटीजन्स के साथ में प्रॉब्लम ये हो गई कि क्योंकि उनकी एज इतनी हो गई तो अब उनके लिए टेक्नोलॉजी समझना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये इकोसिस्टम डेवलप होना जरूरी है फैमिली के अंदर, कि साइबर हाइजीन हमारी फैमिली की क्या हो और कैसे हो, तो सबकी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो या सीनियर सिटीजन हो। पूरी फैमिली की एक इम्पॉर्टेंट साइबर हाइजीन डेवलप होना बहुत जरूरी है, कि सब कुछ अवेयर हो कि हमारे घर में साइबर एटिकेट्स क्या है जी। ठीक है, मुकेश राजपूत का जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये पूरा मामला आप दर्शकों को बताएं और ये बताएं कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो फरीदाबाद का है, जहां बीते 24 जो है तारीख को एक शिकायत साइबर जो क्राइम है उनके पास पहुंचती है। उस शिकायत में जो शिकायत करता है वो अपने साथ ठगी होने का आरोप लगाता है और ठगी भी करीब 13.5 लाख रुपए की बताई जाती है। ठगी किस मामले में की जाती है ये भी आपको बता दें कि इस ठगी को करने के लिए जो है एक जो है नकली जो है कि फेक प्रोफाइल बनाई जाती है, जिसमें अदानी जो CNG पंप दिलाने के जो है नाम पर वो उस व्यक्ति को जो है वो ठगा जाता है और करीब 13.5 लाख रुपए जो है उससे ठगे जाते हैं। जिसके बाद ये जो
शिकायत है वो साइबर क्राइम के पास पहुंचती है, जिसके बाद साइबर क्राइम की तरफ से इसमें मामला दर्ज कर और जांच तेज की जाती है। तो इसमें जब खुलासा होता है तो 4 आरोपियों को फिलहाल जो है साइबर क्राइम की टीम जो है वो बल्लभगढ़ की जो टीम है वो गिरफ्तार करती है। चारों ही आरोपी मूल निवासी बिहार के रहने वाले हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इसी प्रकार का फ्रॉड जो है वो करने का काम करते हैं। लोगों को शिकार वो जो है वो बनाते हैं। नकली जो है एक प्रोफाइल बनाई जाती है अदानी जो सीएनजी पंप की, और उसके बाद वहां पर लोगों को कॉलिंग भी की जाती है और उसके बाद उन्हें वहां पर शिकार बनाने का काम किया जाता है। फिलहाल इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार जो है पुलिस ने किया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप और 3 लाख रुपए जो नकदी है, एक आईफोन है, एक आई वॉच है। उनका कहना है कि अभी एक और आरोपी जो है वो इसमें बकाया है। एक और आरोपी की जो है वो पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार हालांकि साइबर जो टीम है वो लगातार लोगों को जागरूक करती है अलग अलग तरीके से। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो साइबर जो अपराधी हैं वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, तो जो है इसको देखते हुए साइबर जो टीम है वो भी लगातार स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर जो है ग्रामीण क्षेत्र हो, तो ऐसी जगहों पर लोगों को जो है वो जागरूक करने का काम करते हैं। परंतु कहीं ना कहीं लगातार अपराधी जो है वो पुलिस से एक कदम आगे नजर आते हैं। मुकेश आप ये भी बताएं, चूंकि ये आप दर्शकों को जरूर क्लियर करें कि जो हमारा जो कानून का जो हाथ है वो इन अपराधियों तक, इन साइबर फ्रॉडियों तक कितने समय में पहुंचा है, क्योंकि अब अभी आपने जैसा कि बताया कि अभी एक आरोपी भी फरार बताया जा रहा है, तो क्या इनके पूरे नेक्सस का अभी तक खुलासा हो पाया है कि इनके पूरे नेक्सस में कितने लोग हैं? जो है वो अभी पुलिस की हिरासत में आए हैं। बाकी अभी एक है जो अभी पुलिस की जो है जो है वो आ रहा है। लगभग जो है 1 महीना होने को है, क्योंकि लगातार पुलिस के द्वारा इसमें मामला दर्ज किया गया। कई जगह कहीं ना कहीं जो दबिश है वो पुलिस के द्वारा दी गई, कई जगहों पर जो है वो छापेमारी की गई और 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा किस तरीके से इस अपराध को उन्होंने अंजाम दिया उसके बारे में भी जो है पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो एक और व्यक्ति है वो भी जो है जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो साइबर जो डीसीपी है वो बता रहे हैं। इसके अलावा जो मास्टरमाइंड है उसको फिलहाल जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना था कि वो लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं काम करते थे और वो उनकी बदकिस्मती ये है कि उन्होंने पहला ही जो है अपराध किया और उसी में जो है पुलिस के वो हत्थे जो है वो चढ़ गए हैं। फिलहाल पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेजने का काम करेगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार साइबर जो अपराधी हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाने का काम करते हैं। हालांकि पुलिस टीम लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रही है। उसके बावजूद भी जो साइबर अपराधी हैं वो लगातार पुलिस से एक कदम आगे नजर आते हैं। अब पुलिस की तरफ से जो फरीदाबाद पुलिस है उसकी तरफ से एक नया हथकंडा जो है वो इसमें शुरू किया जाएगा ताकि लोग साइबर क्राइम के जो है वो ज्यादा शिकार ना हो। इसको लेकर के वो अलग तरीके से एक सिविलियंस का जो है वो ग्रुप बनाएंगे और वो सिविलियंस का जो ग्रुप होगा वो कॉलेज की बात करें, स्कूल्स की बात करें या आम जो है लोगों की बात करें तो उन तक जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे ताकि जो लोग हैं वो समझदार हो जाएं और ऐसे में जो साइबर अपराध है वो ज्यादा ना बढ़े। जैसे यहाँ भी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि साइबर जो अपराधी हैं वो लोगों को डराते धमकाते नहीं बल्कि जो लालची होते हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार बनते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीएनजी पंप के नाम पर 13.5 लाख रुपए जो ठगे हैं जिस व्यक्ति से सीएनजी पंप लेने की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके जितना पैसा लगता है उसके कम पैसों में जो है यहाँ पर उसे ऑफर दिया गया था, जिसके लालच में आकर के उसने यहाँ पर 13.5 लाख रुपए उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं एक पर किए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का लालच भी होता है। उस लालच के चक्कर जो है वो कहीं ना कहीं साइबर अपराध का जो है शिकार जो है वो व्यक्ति बनता है। जी जी मुकेश, आप फरीदाबाद में अब तक कितने इस तरह के मामले आप देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं पिछले 1 महीने के दौरान? ये भी आप जरूर दर्शकों को बताएं ताकि ये पता लगे कि कैसे साइबर फ्रॉड का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और आप ये भी बताएं कि वो कितने मामले अभी तक सुलझा चुके हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल यस, क्योंकि अगर जो फरीदाबाद के पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड की बात करी जाए तो तीसरा से चौथा ये मामला है जो साइबर अपराध पहले के मुकाबले अब जो है काफी हद तक जागरूक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग फिर भी इक्का दुक्का लोग हैं तो शिकार इसका होते हैं। ऐसे में ये चौथा मामला जो है साइबर अपराध का जो है वो फरीदाबाद में सामने आया। हालांकि इससे पहले जो 3 मामले आए थे उनको भी पुलिस ने जो है
चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सॉल्व कर लिया था। और ये मामला भी करीब 1 महीने में, लगभग 1 महीने, क्योंकि आज 22 तारीख है और पिछले 24 तारीख को ये शिकायत दी गई थी, तो करीब 1 महीने में ही इस जो है वारदात को भी जो है वो सॉल्व कर लिया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में पिछले के मुकाबले जो साइबर अपराध है वो काफी कम होता हुआ जा रहा है, परंतु इसे पूरी तरीके से अंकुश तब लग पाएगा जब लोग पूरी तरीके से जागरूक होंगे, लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे और लालच के चलते वो अपना शिकार नहीं होंगे। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस खबर से जुड़े हुए जो आप कई सवाल पैदा होते हैं उसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि हम कैसे अवेयर हो सकते हैं, कैसे जागरूक हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये फ्रॉड, ये साइबर क्राइम हो क्यों रहा है? क्योंकि आप अवेयर नहीं है। ये लालची लोग, इस तरह के साइबर फ्रॉडी लोग, ये तो फ्रॉड करेंगे ही, लेकिन आपको भी अवेयर रहने की अपने लेवल पर जरूरत है और पुलिस प्रशासन भी अपने लेवल पर काम कर रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद ये था ताकि आपको अवेयर कर सकें कि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है साइबर फ्रॉड का और आपको अवेयर होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है, दरकार है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।